हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की लोकप्रिय हिंदी साहित्य नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की लोकप्रिय हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 लोकप्रिय कविता के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी किसी कविता को सुनकर मुस्कुराया है या किसी गीत ने आपके अंदर देशभक्ति जगाई है? तो यही है हमारे लोकप्रिय कविता की शक्ति, जो कि सीधे दिल को छू जाती है। तो आज हम जानेंगे ऐसी कविताओं की, ऐसी कहानी की जिनसे पूरा भारत गूंज उठा है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं, जिसमें हम समझ लेते हैं कि जो लोकप्रिय कविता है आखिर वो है क्या। तो लोकप्रिय कविता ऐसी कविता जिसे आम लोग आसानी से समझ सके और जो सीधे उनकी भावनाओं को छुए। तो स्टूडेंट, लोकप्रिय कविता यानी कि एक ऐसी कविता जिसे कि हर व्यक्ति, हर आम व्यक्ति आसानी से समझे, और जो ये जो भाषा है, ये जो कविता है, वो इसकी जो कविता की भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, जो कि दिल से जुड़ जाती है। तो इसमें जटिल भाषा या गूढ़ विचार नहीं, बल्कि सरलता और सहजता होती है। तो इसमें न तो भारी भरकम शब्द होते हैं और न ही कोई जटिल भाव होते हैं, बस सादगी, सहजता और गहराई इसमें देखने को मिलती है। तो लोकप्रिय कविताएं कभी मनोरंजन देती है, कभी राष्ट्रभक्ति जगाती है और कभी जीवन दर्शन। तो स्टूडेंट, जो लोकप्रिय कविता है वो हमें राष्ट्रभक्ति भी जगाती है, वो हमें मनोरंजित भी करती है और कभी कभी वो हमारे जीवन का दर्शन भी हमें कराती है। तो हिंदी में कई कवि अपने गीतों और कविताओं के से जनमानस के प्रिय बने हैं। तो स्टूडेंट, जब कोई मंच पर फूलों के रंग से या ए मेरे वतन के लोगों गाता है तो हर दिल उस भावनाओं से जुड़ जाता है, और यही लोकप्रिय कविता का एक जादू है। तो यही था हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है हरिवंश राय बच्चन मधुशाला भाग 1 को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की। उनकी जो एक कविता है मधुशाला, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जीवन व्रत एवं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, यह हमारे हरिवंश राय बच्चन जी है। जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद। तो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। शिक्षा अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा, बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी। तो स्टूडेंट उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करी और बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी इसमें प्रदान कर ली। साहित्यिक योगदान में देखें तो छायावाद के बाद नई काव्य धारा हालावाद, मदिरा और मधुशाला का प्रतीक से जुड़े। तो स्टूडेंट, छायावाद के बाद एक नई काव्य धारा हालावाद से जुड़े हुए कवि हमारे हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है, और इसमें इन्होंने अपने काल में अनेक प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां लिखी, जिसमें कि मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश आदि जो रचनाएं हैं वे सभी हमारे हरिवंश राय जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये था हमारा एक जीवन परिचय, जीवन वृत्तांत हरिवंश राय बच्चन जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है हरिवंश राय बच्चन और मधुशाला को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चन और मधुशाला के बारे में। तो मधुशाला 1935 उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति। तो जो 1935 में प्रकाशित मधुशाला थी, वो सिर्फ कविता ही नहीं थी, बल्कि वह एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी। तो मधुशाला में शराब, हाला, साकी, प्याला आदि प्रतीक है, जीवन, संघर्ष और आनंद का दार्शनिक संदेश। तो इस कविता में शराब, साकी और प्याला जैसे जो प्रतीक है वे हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका जो असली अर्थ है वो जीवन और उसके संघर्षों का एक दर्शन है। तो स्टूडेंट, यहाँ शराब का अर्थ जीवन के आनंद से है, साकी का अर्थ गुरु या मार्गदर्शक से है, प्याले का अर्थ अनुभव से है, और जो मधुशाला है वो एक तरीके से पूर्ण जीवन है।
तो यह कविता गाई भी जाती है, इसलिए यह जल्दी लोकप्रिय हुई। तो बच्चन की आवाज में जब यह कविता गाई जाती है तो लोग भाव विभोर हो जाते थे, क्योंकि इसमें जीवन का दर्शन था। जीवन में जब तक प्याला है तब तक मधुशाला है। तो स्टूडेंट यही था हमारा बच्चन और मधुशाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हालावाद और बच्चन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हालावाद काव्य धारा और हरिवंश राय जी का बच्चन का उनका क्या संबंध है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हालावाद क्या होता है। तो हालावाद काव्य की वह धारा जिसमें मधु हाला प्याला प्रतीक है। तो हालावाद का अर्थ जीवन की निराशा को दूर करके आशा और उत्साह के साथ जीना, उसको ही हालावाद कहा गया है। तो यह निराशा को दूर करके जीवन को आशावादी दृष्टि देता है। बच्चन के मधुशाला ने हालावाद की सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया है। तो जो बच्चन के मधुशाला है उसने इस धारा को इतना लोकप्रिय बना दिया कि यह आम जनमानस की जुबान पर भी छा गई थी। तो अब बात करते हैं हम उस कवि की जिसके गीतों ने पूरे देश को रुला दिया और आजादी का जोश जगा दिया। वही थे हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं वे हमारे आते हैं कवि प्रदीप, जिन्होंने की लिखा है दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जीवन व्रत एवं साहित्यिक परिचय के। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये हमारे कवि प्रदीप जी है। इनका असली नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी, जन्म 1915 मध्य प्रदेश। तो इनका जो असली नाम है कवि प्रदीप जी का वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी है और इनका जन्म मध्य प्रदेश में सन 1915 ईस्वी में हुआ था। उन्हें कवि प्रदीप नाम मिला जब उन्होंने देशभक्ति कविताएं लिखी। तो इन्हें जो कवि प्रदीप का जो टैग है, जो नाम है, वो उनको तब मिला जब उनके गीतों में देशभक्ति की जो लो है वो जल उठती थी। उस समय इनको कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता था। तो वे हिंदी फिल्म जगत के महान गीतकार भी थे। तो इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यही था हमारा जीवन व्रत एवं साहित्यिक परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कवि प्रदीप और हिंदी फिल्म गीत के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कवि प्रदीप और हिंदी फिल्म गीत के बारे में। तो प्रदीप के गीतों में सादगी, भावना और देशभक्ति का अनूठा संगम था। स्टूडेंट जो कवि प्रदीप के गीत थे उसमें हमें सरल भाषा, गहरी भावना और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल जाता है। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मी गीत लिखे जैसे कि ए मेरे वतन के लोगों और चल अकेला जैसे जो हमें गीत है ये हमें देखने को मिल जाता है। एक और गीत हमें मेरे याद आया गया जो कि मेरा एक फेवरेट गीत था हमारे स्कूल टाइम में, वो था हमारा हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये भी गीत जो हमारे अमर गीत है माना जाता है, ये हमारे कवि प्रदीप जी का ही गीत है। तो उनके गीत सीधे जनता के दिल से जुड़ते थे। तो क्योंकि जो उनके गीत थे उनके गीत में देश के लिए समर्पण झलकता था। तो यही था हमारा कवि प्रदीप और हिंदी फिल्म गीत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था कवि प्रदीप और राष्ट्र को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कवि प्रदीप और राष्ट्र के बारे में। तो उनका गीत दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि था। तो उनका गीत जो उन्होंने अपना ये दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल जो गीत लिखा था, ये इन्होंने महात्मा गांधी जी को समर्पित किया था। तो गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के मूल्य को अमर बना दिया। तो ये जो गीत था इसने पूरे भारत में यह संदेश फैलाया कि सच्ची ताकत अहिंसा में है। तो उनके गीतों में लोगों के देशभक्ति और एकता जगाई। तो स्टूडेंट आप इमेजिन करिएगा, रेडियो पर यह गीत बजता है, लोग खड़े होकर सिर झुका लेते हैं, उनकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। तो यही लोकप्रिय कविता का प्रभाव है जो कि दिलों में देशभक्ति भर देता है। तो स्टूडेंट हरिवंश राय बच्चन ने जीवन को मधुशाला की तरह देखा और कवि प्रदीप ने मातृभूमि को गीतों से सजाया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे वे कवि जिन्होंने आम आदमी की पीड़ा, संघर्ष और प्रेम को अपनी कविता में जिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे शैलेंद्र और गोपाल दास के नीरज के साथ। तो स्टूडेंट कभी आपने आवारा हूँ या जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे गीत सुना है, जो कि शब्द सरल है लेकिन इनके जो भाव है वे बहुत ही गहरे हैं। तो यही कारण है कि ये जो गीत है वे आज भी दिलों में बसे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हें लिखने वाले महान कवियों की कहानी के बारे में, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं शैलेंद्र, जिन्होंने की लिखा दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। जैसे कि आप अभी अभी के टाइम में भी आप सुन सकते हैं, ये सॉन्ग आपके मन में आता रहता है, आपके फील्ड में आता रहता है, आप देख सकते हैं। तो जीवन व्रत एवं साहित्यिक परिचय देख लेते हैं सबसे पहले हम इनका। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे शैलेंद्र जी है। तो इनका जन्म 1923 रावली बिहार। तो हमारे शैलेंद्र जी का जन्म 1923 ईस्वी में बिहार के रावली जिले में हुआ था। वे आईपीटीए यानी कि वे भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़े रहे। तो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार आईपीटीए भारतीय जन नाट्य से जुड़े। उन्होंने
आम जनता की पीड़ा, प्रेम और जीवन दर्शन को गीतों में व्यक्त किया। तो स्टूडेंट वे पेशे से गीतकार थे, लेकिन दिल से वे एक कवि थे। उनके गीतों में आम जनता का दुख, उनका प्रेम और उनका जो दर्शन है वो सभी हमें झलकता हुआ दिखा। तो यही था हमारा जीवन वर्त एवं साहित्यिक परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शैलेंद्र का काव्य और हिंदी साहित्य के बारे में। तो उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, संघर्ष और जीवन की सच्चाई झलकती है। तो स्टूडेंट जो शैलेंद्र जी की रचनाएं हैं उसमें हमें सामाजिक यथार्थ, संघर्ष और जीवन की सच्चाई देखने को मिलती है। वे ऐसे कवि थे जो गीतकार भी, साहित्य और फिल्मी गीतों का अद्भुत मेल। तो वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने सिनेमा और साहित्य को जोड़ा। उनके जो गीत है वे आम आदमी की भावनाओं को सीधे अभिव्यक्त करते हैं। तो उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं आवारा हूँ, ये जो गीत है इसमें एक व्यक्ति की स्वतंत्र आत्मा की कहानी है और यही गीत उन्हें अमर बना गया। तो यही था हमारा शैलेंद्र का काव्य और हिंदी साहित्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शैलेंद्र के गीत। तो अब हम बात कर लेते हैं शैलेंद्र के गीत के बारे में। तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, जीवन की विसंगतियों पर प्रश्न चिन्ह। तो उनके जो प्रसिद्ध गीत है उसमें हमें देखने को मिल जाता है जैसे कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो। ये सभी उनके कुछ प्रसिद्ध गीत है। तो इन गीतों में उनके जीवन दर्शन, उनकी सच्चाई और संवेदनाएं हमें देखने को मिल जाती है। तो गीतों में आम आदमी की संवेदनाएं झलकती है। तो उन्होंने गीतों के केवल संगीत ही नहीं बल्कि संदेश भी बनाया। तो उनकी कलम ने फिल्मों में कविता भर दी और कविता में जीवन की सच्चाई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे शैलेंद्र के गीत। तो यही थे हमारे कवि शैलेंद्र। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वे हमारे आते हैं गोपाल दास नीरज, जिन्होंने लिखा कारवा गुजर गया। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं हमारे गोपाल दास नीरज जी की। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन व्रत और रचना क्रम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे गोपाल दास जी है। तो जन्म 1950 इटावा उत्तर प्रदेश। तो गोपाल दास नीरज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सन 1925 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के गीतकार और कवि, बाद में फिल्मी गीत भी लिखे। तो स्टूडेंट हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार और कवि माना जाता है। तो इन्होंने फिल्मों के लिए भी गाने लिखे और मंच कवि सम्मेलनों में भी ये बहुत लोकप्रिय हुए, इसलिए इन्हें नीरज नाम से भी जाना जाता है। तो यही था हमारा इनका जीवन व्रत और रचना क्रम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकप्रिय साहित्य, कविता और गोपाल दास नीरज के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं लोकप्रिय कविता और नीरज के बारे में। तो उनकी कविता और गीतों की भाषा बहुत सरल और मधुर थी। उन्होंने मंच कविता को लोकप्रिय बनाया। तो स्टूडेंट जो नीरज की भाषा थी वो बहुत ही सरल और मधुर थी। उनकी कविता को गीत बना दिया, ऐसी पंक्तियां जो हर दिल में उतर जाए। तो उन्होंने कविता को मंच पर लोकप्रिय बनाया। लोग उनकी पंक्तियां गुनगुनाते थे जैसे कि गाने गुनगुनाते हो। तो उनकी रचनाओं में प्रेम, जीवन दर्शन और आशावाद हमें देखने को मिल जाता है। तो यही था हमारा लोकप्रिय कविता और गोपाल दास नीरज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नीरज की कविताओं का विश्लेषण। तो अब हम बात कर लेते हैं नीरज की कविताओं के विश्लेषण के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कारवा गुजर गया। तो जीवन की नश्वरता और समय की गति को दर्शाता है। तो स्टूडेंट जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है कारवा गुजर गया, उसमें उन्होंने समय की गति और जीवन की नश्वरता को दर्शाया है। इसमें उन्होंने संदेश दिया है कि समय रुकता नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे बढ़ना है। उनकी कविताएं मनोरंजन के साथ साथ गहरे संदेश भी देखते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं फूलों के रंग से दिल की कलम से। ये एक आपका फिल्म गीत है जो कि उसमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन दर्शन भी दिखाया गया है। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से ये कह सकते हैं जो नीरज की कविता है वो सरल शब्द, उसमें गहरे भाव और जन संवाद को दर्शाया गया है। तो ये थे हमारी नीरज की कविताओं का विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे लोकप्रिय कविता जनता की भावनाओं को सीधे छूती है। बच्चन की मधुशाला ने जीवन दर्शन को सरल बनाया। तो स्टूडेंट जो लोकप्रिय कविता है वह वो कविता है जो कि जनता की भावनाओं को सीधे छू लेती है। इसमें हम मुख्य रूप से चार कवियों को देखते हैं, बच्चन, कवि प्रदीप, शैलेंद्र और नीरज। तो इन सभी ने कविता को मन से लेकर सिनेमा तक पहुंचाया। जो हमारे बच्चन जी है उन्होंने जीवन दर्शन दिया। कवि प्रदीप ने राष्ट्रभक्ति और को अमर किया, यानी कि राष्ट्रभक्ति जगाई। शैलेंद्र ने जीवन की विसंगति और संघर्ष को गीतों में व्यक्त किया, तो उन्होंने समाज की सच्चाई लिखी। नीरज ने प्रेम और जीवन दर्शन को मधुर भाषा में गाया। तो जो नीरज थे उसने प्रेम और दर्शन को सिरों में ढाला। लोकप्रिय कविताओं की खासियत सरल भाषा, मधुर भाषा, संवाद और व्यापक प्रभाव। तो स्टूडेंट यही थे कविता का सार, जहाँ शब्द भी गीत बन जाते हैं।
तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा थर्ड चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जो कि हमारा रहने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे लोकप्रिय कथा साहित्य चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।